हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आपके अपने चैनल ब्रेन बॉक्स कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि स्वर्णिम भारत प्रारंभ से लेकर के 1206 ईस्वी तक का जो अपना चैप्टर है उसमें अपन ने पहला भाग महाजनपद और महाजनपदों की राजधानी पढ़ ली थी। आज अपन बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख जनपदों की। तो राजस्थान के मुख्य रूप से 4 जनपद है: मत्स्य जनपद, जांगल जनपद, सूरसेन और सीवी जनपद। ठीक है बच्चों, तो जो सबसे पहले अपना आता है जांगल जनपद। जो जांगल जनपद है उसकी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राजधानी क्या है, तो राजधानी क्या है? अहि छतरपुर। जांगल प्रदेश की जो राजधानी है वो है अहि छतरपुर। और जो जांगल क्षेत्र है वर्तमान के अंदर जो राजस्थान है उसके जो बीकानेर और नागौर जिले हैं वो जांगल किस जनपद के अंतर्गत आते हैं? जांगल क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चों, और जो जांगल प्रदेश यानी बीकानेर का जो शासक था उसने सिक्के चलाए थे और उनपे उसने लिखाया था जय जांगलधर बादशाह। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, जय जांगलधर बादशाह नाम के सिक्के किस जनपद में शुरू हुए या किस जनपद से जारी किए? तो जांगल जनपद थे। ठीक है बच्चों, नंबर 2 पे आता है अपना मत्स्य जनपद। और मत्स्य जनपद की राजधानी है विराटनगर। और विराटनगर का वर्तमान नाम विराट भी है। ठीक है बच्चों, और इसके अंतर्गत भरतपुर, जयपुर और अलवर का कुछ भाग आता है। ठीक है, नंबर 3 पे अपना आता है सूरसेन जनपद। और सूरसेन की राजधानी है मथुरा, जो कि कहां है? यूपी, उत्तर प्रदेश के अंदर है। सूरसेन के अंदर वर्तमान का धौलपुर और यूपी का कुछ भाग वो क्षेत्र है वो किस जनपद के अंतर्गत आता है? सूरसेन जनपद के अंतर्गत आता है। फिर है सीवी की राजधानी है शिवपुर, लेकिन वर्तमान दृष्टि से देखें तो सीवी की राजधानी है नागरी, और नागरी का भी वर्तमान नाम क्या है? मध्यमिका। ठीक है बच्चों, इसके अंतर्गत जो अपना वर्तमान का मेवाड़ क्षेत्र है जो कि उदयपुर जिला है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है और राजसमंद है, ये इन जिलों का थोड़ा थोड़ा भाग किसमें आता है? सीवी जनपद में आता है। ठीक है, यानी जांगल देश की राजधानी, जांगल प्रदेश की राजधानी अहि छतरपुर, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, सूरसेन की राजधानी मथुरा और सीवी की नागरी राजधानी है। जांगल प्रदेश के अंतर्गत बीकानेर और नागौर का कुछ भाग आता है। मत्स्य जनपद के अंतर्गत भरतपुर, जयपुर और अलवर का कुछ भाग आता है। सूरसेन के अंतर्गत धौलपुर और यूपी का कुछ भाग आता है। और शिवपुर सीवी के अंदर यानी जो वर्तमान का मेवाड़ क्षेत्र है उसका भाग आता है। ठीक है गाइस, राजस्थान के प्रमुख जनपदों का अपन ने बात कर ली। अब अपन करते हैं आगे टॉपिक नंबर 2 पे। यहां तक आपकी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप जरूर बताइएगा। अब आगे बात करते हैं मगध साम्राज्य की। मगध साम्राज्य है, अपने बात की थी कि जो 16 महाजनपद है उन सब में से जो सबसे शक्तिशाली जनपद है वो कौन सा जनपद है? महाजनपद है मगध साम्राज्य, मगध जनपद है। ठीक है, मगध जनपद के अंतर्गत जो सबसे पहले राज किया था वो है हर्यक वंश। फिर आया था शिशुनाग वंश। फिर आया था नंद वंश। जो हर्यक वंश का शासक था, राज किया था, वो था बिंबिसार। शिशुनाग वंश का शासक था शिशुनाग। फिर नंद वंश का था श्री परमानंद। और फिर आया गणानंद। अब ये गणानंद तो राजा था वो बहुत ही विलासी राजा था। ठीक है, यहां तक अपने बात कर ली। अब देखिए आगे।
जो अपना मध्य जनपद है उसका राजा था वर्तमान अभी उस समय बात करें तो गणानन। और जो गणानन था बच्चों वो एक क्या था, विलासी राजा था। ठीक है, क्या था, विलासी राजा था। जो बच्चों मगध देश का राजा था वो था गणानन, और जो गणानन था वो बहुत ही विलासी राजा था। ठीक है, और उसी में एक यूनानी विदेशी राजा था सिकंदर, जो कि संपूर्ण विश्व पर अपना क्या करना चाहता था, आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। इसी सिलसिले में ये भारत में आने की योजना बना रहा था कि भारत पे मगध पे क्या कर दूं, आक्रमण कर दूं, क्योंकि मगध उस समय का क्या था, सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। तो इसने सोचा अगर इसको जीत लेता हूं तो बाकी भी अपने आप आधिपत्य हो जाएगा। अभी इधर अपन ने पढ़ा था एक गांधार जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, महाजनपद पढ़ा था, याद होगा। उसके अंदर विश्वविद्यालय है, तक्षशिला विश्वविद्यालय, नाम भी सुना होगा आपने। उसका आचार्य है चाणक्य, क्या है बच्चों, जिसे अपन क्या कहते हैं, कौटिल्य भी बोलते हैं। इसको इस बात का पता चल जाता है कि जो सिकंदर है वो भारत पर आक्रमण करने की क्या कर रहा है, योजना बना रहा है। तो ये यहाँ से चाणक्य है वो सीधा किसके पास आता है, गणानन के पास आता है, और उसको पूरी जो कहानी है, योजना है, वो इसकी बताता है। लेकिन गणानन को प्रजा में कोई और देश में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, तो वो बोल देता है कोई कुछ भी कहे, मेरे को कोई मतलब नहीं है। और जो चाणक्य आचार्य था उसको क्या करता है, ये अपमानित करके बाहर निकाल देता है। अब जो चाणक्य था वो वापिस आता है, तो आते ही वो क्या देखता है कि रास्ते के अंदर एक वन आता है और उनमें कुछ बच्चे खेल रहे थे, शिकारी के बच्चे थे। उनमें से एक बच्चे को देख करके चाणक्य ने क्या सोचा कि ये बहुत ही विद्वान बन सकता है, उसके जो मतलब नक्षत्र थे वो पढ़ लिए, और वो शिकारी के पास गया और बोला कि ये बच्चा क्या मुझे बेच दोगे। तो शिकारी ने वो बच्चा चाणक्य को 1000 का सापड़ में क्या कर दिया, बेच दिया। कार सापड़ क्या है बच्चों, उस समय की मुद्रा है। 1000 कार सापड़ में बेचने के बाद जो चाणक्य है वो उस बच्चे का नाम क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य। उसको वो कहां लेके आ जाता है, तक्षशिला में लेकर के आ जाता है, और तक्षशिला में उसको शस्त्र अस्त्र सबकी क्या दे देता है, वो पूरी विद्वानता, उसको पूरी शिक्षा देकर के विद्वान बना देता है। अब जैसे ही वो विद्वान होता है और 25 वर्ष का होता है, तो वो क्या करता है कि जो मगध है इस पे क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। कौन कर देता है, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य आक्रमण करके करता है तो गणानंद और चंद्रगुप्त मौर्य में क्या होता है, युद्ध होता है, और गणानंद युद्ध में पराजित होता है। और मगध साम्राज्य के ऊपर कौन सा वंश शुरुआत कर देता है, कौन सा वंश की नींव हो जाती है, रख दी जाती है, मौर्य वंश। ठीक है बच्चों, मौर्य वंश। इसका संस्थापक कौन है, सर्वप्रथम जो राजा है नींव किसने रखी थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और मौर्य वंश की स्थापना कब रखी, 322 ईस्वी ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व है, उसको ऐसे लिखते हैं 185 नहीं सॉरी 298 है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्या होता है, जो सिकंदर सोच रहा था आक्रमण करने की, उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और उसका सेनापति है यूनानी सेनापति, उसका नाम क्या है, सिल्यूकस निकेटर। क्या नाम है, सिल्यूकस निकेटर। वो क्या करता है
कि जो मौर्य वंश यानी मगध है इसके ऊपर आक्रमण करता है, और आक्रमण करता है तो युद्ध में पराजित हो जाता है। और जो चंद्रगुप्त मौर्य है, और कौन है, सेल्यूकस निकेटर, इन दोनों के बीच में क्या हो जाती है, एक संधि होती है। इस संधि के तहत जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान कुछ जो भाग है वो किसको दे देता है, सेल्यूकस निकेटर को क्षेत्र के रूप में दे देता है। और बदले में सेल्यूकस निकेटर क्या करता है, इसकी एक पुत्री जिसका क्या नाम था, हेलेना, वो इसका विवाह कराना चाहता है। किससे करवाना चाहता है, चंद्रगुप्त मौर्य से। लेकिन जो चाणक्य है वो इस विवाह के लिए क्या कर देता है, इनकार करता है। और इनकार क्यों करता है, क्योंकि वो एक शर्त रखता है कि हेलेना का विवाह तो चंद्रगुप्त मौर्य से हो जाएगा, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह होने के बाद हेलेना से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो मगध का मौर्य वंश के जो वंश है उसको आगे नहीं चलाएगा, क्योंकि वो सीट पे गद्दी है, राज सिंहासन है, उस पर नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा, क्योंकि ये विदेशी का पुत्र होगा और विदेशी की उसमें कहीं ना कहीं छाप रहेगी। राज सिंहासन पर जो चंद्रगुप्त मौर्य की भारत की पत्नी होगी उसी का पुत्र बैठेगा। बोला ठीक है, उसको ये शर्त मंजूर हो गई। तो चाणक्य हेलेना का विवाह है चंद्रगुप्त मौर्य से हो जाता है, और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य उसे सेल्यूकस निकेटर को 500 क्या दे देता है, और एक हाथी देता है, 500 हाथी। और जो सेल्यूकस निकेटर है वो चंद्रगुप्त मौर्य को देता है, ध्यान से देखना, अपना एक दरबारी कवि या लेखक मेगस्थनीज, और मेगस्थनीज ने एक पुस्तिका लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। इस पुस्तिका के अंदर, इस पुस्तक के अंदर जो पूरा मगध साम्राज्य है यानी मौर्य वंश है उसकी शासन व्यवस्था का वर्णन है। मौर्य वंश की शासन व्यवस्था, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लेता है और कहां चला जाता है, श्रवण बेलगोला नामक जगह है जो कहां पड़ती है, मैसूर यानी कि कर्नाटक में पड़ती है। ये वहां जाकर के दिन रात उपवास रखता है, यानी कुछ खाना पीना नहीं करता। उसी उपवास के कारण चंद्रगुप्त मौर्य की क्या हो जाती है, 298 ईस्वी पूर्व में मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद इसका पुत्र कौन आता है, बिंदुसार, जो कहां बैठता है, मौर्य वंश के राज सिंहासन पर। बिंदुसार के बारे में और मौर्य वंश की आगे की बात करेंगे अपन अगली क्लास में। यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं थोड़े से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं कि मौर्य वंश का समय क्या है, 322 से 298 ईसा पूर्व। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य है, उसके आचार्य का नाम, गुरु का नाम क्या है, चाणक्य, जिसका उपनाम कौटिल्य भी है और कहीं कहीं पे विष्णु गुप्त भी मिलता है। जो चंद्रगुप्त मौर्य का पहला युद्ध है वो 25 साल की उम्र में गणानंद के साथ हुआ, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई और मौर्य वंश की स्थापना की गई। इसके बाद सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध होता है और दोनों के बीच संधि होती है। संधि के तहत जो सेल्यूकस की पुत्री है उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हो जाता है और बदले में उसे सेल्यूकस निकेटर को अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान के कुछ क्षेत्र दे दिए जाते हैं। और इस चंद्रगुप्त मौर्य है वो सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी भी देता है। और सेल्यूकस निकेटर अपना दरबारी लेखक या कवि मेगस्थनीज किसको दे देता है, चंद्रगुप्त मौर्य को, जो कि एक पुस्तक लिखता है, इंडिका पुस्तक। उसकी पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका पुस्तक, जिसके अंदर मौर्य साम्राज्य की जो शासन व्यवस्था है उसका पूरा वर्णन मिलता है। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो आचार्य था चाणक्य, उसकी भी पुस्तक है, क्या नाम है, जिसका क्वेश्चन आ सकता है, अर्थशास्त्र। ठीक है, कौटिल्य की पुस्तक का नाम आ जाए अर्थशास्त्र, क्योंकि नाम दोनों के एक ही है। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।